तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बता दिया था, है ना। और बताया था कि जितने इमेज बनेंगे उनका लोकस क्या होता है, एक सर्किल होता है और उस सर्किल का सेंटर मिरर्स के जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि दो प्लेन कट करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, लाइन होता है, उस पर लाई करेगा। और रेडियस उसका होगा ऑब्जेक्ट से उस लाइन का नॉर्मल दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। और जहां पे परपेंडिकुलर पॉइंट आएगा उसको हम लोग बोल देंगे सेंटर। और सारे इमेज कहाँ लाई करेंगे, एक सर्किल पे लाई करेंगे। इतना हमने आपको बताया था। एंगल ऑफ डेविएशन बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन बाई टू रिफ्लेक्शन बाई टू मिरर्स बताया था। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिर्फ डिपेंड कर रहा था एंगल बिटवीन टू मिरर्स, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे करना है, पता है हमको। फर्स्ट, इफ मिरर remain fixed, इंसिडेंट रे रोटेटेड, है ना। तो देखा जरा, ये मिरर है, ये तो फिक्स्ड हो गया, इसको मूवमेंट नहीं करा रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है। तो यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब जरा सोचो कि इसको हम फिक्स करके इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाएं, तो जब ये इधर घूमेगा तो ये टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगा, तब ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। तो मान लीजिए नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ तो जितना एंगल यहाँ रोटेट करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे को उतना ही तो आना पड़ेगा। जितना एंगल ये आगे रोटेट करेगा रिफ्लेक्टेड रे भी तो उतना ही रोटेट करके आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ओमेगा इंसिडेंट रे है, तो ये जो ओमेगा रिफ्लेक्टेड रे होगा, मतलब आप यूं कहिए कि यदि इंसिडेंट रे कितने से रोटेट कर जाए, थीटा से। मान लो यहां से कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो इसको भी इधर आना पड़ेगा, तभी तो एंगल बराबर रहेगा। जैसे आप यूं कहें कि ये मिरर था, इंसिडेंट रे इधर था ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे था। अब इंसिडेंट रे इधर आ गया, कितने से रोटेट कर गया, थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगा, इधर इधर आएगा। जिससे कि ये 1 के करस्पॉन्डिंग 1 था, तो ये 2 के करस्पॉन्डिंग 2, तो ये भी कितना रोटेट करेगा, थीटा से, पर किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय थीटा क्लॉकवाइज, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय थीटा, और कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। साथ में इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसे अभी हमने फिगर में कैसे दिखा रखा है, क्लॉकवाइज, देन reflected ray will rotate by ओमेगा, और कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब है तो सेम वैल्यू पर डायरेक्शन उल्टा है। तो आप कंक्लूजन ये भी कह सकते हो कि ओमेगा रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू माइनस ओमेगा इंसिडेंट रे, वेक्टर वाइज देखोगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब आते हैं हम लोग इसका सेकंड पॉइंट, मतलब इंसिडेंट रे रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट रोटेट करेगा विद सेम एंगल विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। सेकंड केस देखें इसी में, सेकंड केस क्या होगा, if incident light ray
रिमेन सेम, ये तो ना बदले, फिक्स कर रहे हैं इसको, वाइल मिरर इज रोटेटेड। तो जब मिरर रोटेट करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब पता चला कि मिरर को हमने यहाँ रोटेट करा दिया, ये पहली पोजीशन थी और नई पोजीशन जो मिरर की है वो सपोज यहाँ आ गया। न्यू पोजीशन में जो मिरर है, ये थोड़ा सा हल्का कलर होगा पर ये जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं ये नई पोजीशन है मिरर की। तो ये पहले इंसिडेंट रे था, आप यूं कहिए पहले मिरर के करस्पॉन्डिंग, तो मिरर के करस्पॉन्डिंग यानी ये आई और ये पहले वाले मिरर। अब जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो नई पोजीशन में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या करेगा, अपना कुछ रोटेट कर जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। मान लो पहले इधर था, अब पता चला कि इधर जा रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, नए वाला। तो अब आप ऐसे सोचो कि इस पूरे मिरर को हमने कितने से रोटेट कराया, मिरर ये यहाँ था, यहाँ घूम गया, तो ये कैसे डायरेक्शन हुआ, जैसे आप कह सकते हो इसको कैसे, इधर से दिखाना हो तो इधर से दिखाओ, तो ऐसे ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये कितना घूमेगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे, हम आर्टिकल आपको नहीं बता रहे, हमने बताया था डायरेक्ट लिखना है, तो ये 2 थीटा, ठीक है। तो ये कितने से घूम जाएगा, 2 थीटा से। देखो इंसिडेंट रे घुमाते हैं, मिरर को रेस्ट में रखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। लेकिन इंसिडेंट रे को हम फिक्स रखें, ये कैसा है, फिक्स्ड है। लेकिन जब मिरर को रोटेट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो कितने से घूमेगा, 2 थीटा से, और वो सेम डायरेक्शन में। जैसे इसको हमने कहा घुमाया, देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन कैसे है इसका घूमने का, क्लॉकवाइज। तो ये भी यहाँ से यहाँ आने का मतलब ये क्या हुआ, ये भी तो क्लॉकवाइज हुआ। तो इसका मतलब है कि इफ मिरर रोटेटेड बाई थीटा क्लॉकवाइज, तब हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई 2 थीटा क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर इफ मिरर रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम, मान लो अब क्लॉकवाइज कह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा एम, इसका डबल, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो ओमेगा रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी मिरर का डबल और सेम डायरेक्शन में होगा, तो प्लस का 2 ओमेगा एम होगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट आता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हुआ जहां जिस रेंज में हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को देख पाएंगे, तो वो क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। जैसे अभी हम प्लेन मिरर फिलहाल पढ़े हैं, तो प्लेन मिरर के लिए हम बात करें तो फील्ड ऑफ व्यू में मान लीजिए मिरर इतना सा है, सिर्फ समझना, मिरर हम कुछ केसेस ले रहे हैं, ए बी और 2 लिए। मान लो एक तो अपने पास क्या है कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, तो इसका जो इमेज है ये तो हम जान चुके उतना ही दूरी पर बनता है, बन गया। पर ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है वो तो इनफाइनाइट होती है ना, इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट होगा। पर भी जो भी लाइट रिफ्लेक्टेड होगा वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा जैसे वो कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इधर से। अब मिरर की बाउंड्री बता दी हमने, यहां से लेके यहां तक है, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट पर लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है वो कहां हो सकता है, यहां से हो सकता है। और जो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, एक्चुअल में लाइट यहां से नहीं आ रहा, जाएगा तो यहां फिर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आपको क्या फील होगा, जैसे लाइट यहां से आ रहा है। इसी तरह ये वाला लाइट कहां से फील होगा आपको, जैसे यहां पर आ रहा है। तो हमारे लिए जो फील्ड ऑफ व्यू देखें हम, तो वो फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा, ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया
जैसे हम लोग यहां से यहां चलें, देखो यहां से इस लाइन में चलें, तो हम इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें यहां से लेके यहां तक दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ लाइट ही रे नहीं पहुंचेगी तो कैसे दिखेगा हमें। इमेज की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, यहां से हम यहां चले इस लाइन के अलोंग, तो हमें यहां से लेके यहां तक पहले से डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लेकिन इधर नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। और आगे बढ़ोगे तो हम यहां से लेके यहां तक इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, सॉरी इमेज को देख पाएंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है जहां तक लाइट पहुंच सकती है उस रेंज में हम लोग रहें तो वो हम लोग देख पाएंगे, तो ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। इसी तरह यहां देखो, मान लीजिए कि ये मिरर है, मिरर यहां से यहां तक है, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट इधर है। अब ये ऑब्जेक्ट इधर है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतना दूरी पर इमेज बनता है, ठीक है ना। तुम्हारे कुछ दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अब तो ये सामने है ही नहीं तो इमेज बनेगा नहीं, पर ऐसा थोड़ी होता है। सामने से थोड़ी मतलब है, लाइट यदि इसके ऊपर पहुंच सकता है तो क्यों नहीं पहुंच सकता। देखो लाइट यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। तो लाइट जब पहुंच रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट कहीं ना कहीं तो टकरा सकती है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो देखो ये कहीं ना कहीं बनाएगी तो इमेज तो बनेगा। दिखना ना दिखना अलग बात है, इमेज का बनना अलग बात है। तो तुम ये यदि दिमाग में आता है आप लोगों को कि सर इसका इमेज नहीं बनेगा, तो ये गलत बात है, इमेज तो बनेगा, है ना। हाँ, देखने वाली बात अलग है, देख तो हम तभी पाते हैं जब फील्ड ऑफ व्यू में हो। जैसे हम लोग बार्बर शॉप पे जाते हैं, हम लोग अपनी हेयर कट कराने जाते हैं, तो अब आप देखते हो कि बाहर से कोई बाइक जा रहा है, कार जा रहा है, तो सामने मिरर लगा रहता है, उसमें आपको बाइक या कार का इमेज दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। लेकिन जो बाइक या कार से जा रहा है क्या उसको अपना इमेज दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, तुम्हारे फील्ड ऑफ व्यू में है। तो वो इमेज बन गया, उस नहीं देख पा रहा, वो अलग बात है। बनना अलग बात है, देखना अलग बात है। तो उसको नहीं दिख रहा है लेकिन तुम्हें तो दिख रहा है ना, कोई तो देख सकता है ना उसको। तो इसी तरह यहां पर है, हमें पता है प्लेन मिरर का तो सीधा कंडीशन है, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट उतना दूरी पर इमेज। तो मिरर भले ही यहां तक है, आप सोचो कि यदि ये मिरर होता तो फिर इमेज इसका कहां बनता है? यहां बनता, बनता कि नहीं बनता है। हाँ, ये बात अलग है कि मिरर यहाँ होता तो लाइट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब तो लाइट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो कैसे जाता हुआ फील होगा आपको? ऐसे। जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो कैसे जाता हुआ फील होगा? ऐसे। तो पता है इसमें फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? जो भी पर्सन यहाँ 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 चलेगा उसको नहीं दिखाई देगा, जो इस रेंज में आएगा, जैसे इस लाइन पे चलेगा तो इतना, इस लाइन पे चलेगा तो इतना। तो ये फील्ड ऑफ व्यू जो आएगा वो कौन सा आएगा? ये वाला हुआ, ये क्या हो जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। जहां से हम इसको देख पाएंगे वो फील्ड ऑफ व्यू है, ना यहाँ दिखेगा ना यहाँ दिखेगा, है ना। मिरर है, छोटा हो बड़ा हो इमेज तो बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू अलग बात होता है, ठीक है। इंटेंसिटी अलग बात होता है। बड़ा मिरर होगा तो उसमें ज्यादा लाइट पास हो सकता है तो इमेज ज्यादा अच्छा बनेगा, समझ गए ना बात, क्योंकि ज्यादा लाइट पास होगा तो ज्यादा इमेज बनेगा, अच्छा बनेगा, शार्प इमेज बनेगा, ब्राइट बनेगा। कम रे पास होगा, आप बहुत छोटा सा टुकड़ा लिए मिरर का तो उससे भी इमेज बनता है, लेकिन वो डल बनेगा क्योंकि उतनी लाइट उससे नहीं पास हो पाएंगी। तो इमेज बनता है, दिखना ना दिखना अलग बात हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यही है कि हम कहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अभी तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड की बात करें, अदरवाइज रिफ्रैक्टेड की बात करेंगे। तो अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जहां जहां तक लाइट रे पहुंच सके उस फील्ड में हम हैं, तो वहां पर हम इमेज को देख पाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। समझ गया ना। नेक्स्ट है मिनिमम length of mirror and its position to see complete image of a person by himself, है ना, वो अपने इमेज को कंप्लीट देख पाए। तो सोचो कि ये मैन हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये हो गया ग्राउंड, ये मैन है।
तो मैन का ये फीट हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आई हो गया, और ये क्या हो गया, हेड हो गया। समझ गए ना बात, ये हेड हो गया। अब इसके सामने हम कोई मिरर रखते हैं। अभी हमने ऐसे रैंडम किसी भी बड़ी पोजीशन का ऐसे कुछ भी एक मिरर ले लिया। मिरर हमने यहां से लेके यहां तक ले लिया। अब मिरर छोटा हो बड़ा हो, हम तो बताए ना, इमेज तो बनता ही है, दिखे ना दिखे वो अलग बात है। तो अब इसके अपोजिट, क्योंकि हमें पता है सिर्फ लेटरल इन्वर्जन होता है मिरर से, प्लेन मिरर से इमेज में, बाकी बनता उतना ही दूरी पर है, उसी लेंथ का बनता है, क्योंकि इसका लेटरल मैग्निफिकेशन बनता बस लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन याद करो क्या बताया था, लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना, उसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये क्या बना, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया। तो ये एच डैश, ई डैश और ये फिट हो गया, तो ये इमेज बन गया। देखो अल्टीमेटली हमें देखना तो आई से है, तो जो रेस आईज पे आके मिलेंगे तभी हम देख पाएंगे। मान लो कहीं से रे आके लेग पे पड़ रहा है तो हम लेग से थोड़ी देखेगा, यदि लेग में आई लगा होता है तो अलग बात है। तो अभी हम क्या करें, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब आप ऐसे सोचा करो, हम हेड को भी देखना चाहते हैं, फीट को भी देखना चाहते हैं। तो हेड के लिए देखो, इसको आप ऐसे मिलाइए, ऐसे सोचो, लेकिन यहां से तो लाइट आता नहीं है, लेकिन एप फील होगा आपको जैसे यहां से आ रहा है। एक्चुअल में लाइट पता कैसे आ रहा होगा, लाइट यहाँ गया होगा और फिर वापस आया होगा, लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं इसको इंसिडेंट को बनाने से, जिससे कि फिगर में खिचड़ी ना पके, है ना। तो अब आप सोचो कि रिफ्लेक्शन के बाद अल्टीमेटली हम देख तो इमेज को तभी पाएंगे ना जब रिफ्लेक्टेड रे हमारे आईज पर पड़े। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पड़ना चाहिए। तो जो लाइट यहाँ से आ रहा है बेसिकली वो लगेगा आपको यहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा, लाइट ऐसे गया होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आया होगा। ऐसे आपको फिट के लिए देखना है। देखो यहाँ पर ये है, तो जो फिट से है, फिट को हम कैसे देखें, लाइट ऐसे टकरा के यहां तक आए तो ऐसे हो सकता है, तो फील होगा जैसे यहां से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में लाइट यहां से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये मिरर सिर्फ इतने रेंज का हो तो भी अपना काम चल जाएगा, मतलब ये नहीं होता तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता तो भी काम चल जाएगा। तो मिरर का लेंथ सिर्फ इतना हो तो अपना काम चल जाएगा। अब मिरर का लेंथ इतना होने का क्या मतलब, सिमिलर ट्रायंगल है, आपको पता है जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूरी पर इमेज होता है। तो इस सिमिलर ट्रायंगल में आप देखो, एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, एक ये छोटा वाला। तो बड़े ट्रायंगल का साइड 2D, छोटे का D, ये हाइट के लिए ये 2D हो गया तो ये D हो गया, समझ गया ना। तो फिर यदि ये पूरी हाइट h है तो ये उसका क्या होगा, आधा होगा। भाई देखो ये पूरे डिस्टेंस का आधा है इसका, तो ये भी आधा हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि ये जो लेंथ होगी मिरर की, जैसे हम PQ कहें, और ये मैन का हाइट, मान लो हेड और आई तक का डिस्टेंस x मान लिया और आई और फीट तक का डिस्टेंस f मान लिया। तो ये PQ, हम बहुत कुछ डेरिवेशन में नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम जस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ही लेंस मिरर होता तो काम चल जाएगा। लेकिन जब आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो ये जो PQ है ये x प्लस बाई अपॉन 2 हुआ। मतलब PQ का मतलब क्या हुआ, ये हुआ लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू हाफ हाइट ऑफ पर्सन। ये हो गया, ये कितना होगा, आधा होना चाहिए। अब आधा होने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी रख के आप देख लोगे, कहीं भी रख के नहीं देख पाओगे, देखने के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस फिर से देखो, आप यदि आप इसको नीचे बढ़ाओ, जरा ध्यान से दो, तो फिर ये D, अब ये ट्रायंगल देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड 2D, छोटे वाले का D, यहाँ का बाई है, तो फिर यहाँ तक का डिस्टेंस पता कितना होगा, बाई अपॉन 2। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये पूरा 2D, ये छोटा वाला इधर बनेगा तो ये D आएगा, तो आधा हुआ। तो इसी तरह से यहाँ तक का दूरी x है, तो ये पता कितना होगा, ये वाला होगा x/2। तो इससे फाइनल कंक्लूजन ये निकला
कि मिरर का लेंथ आधा होना चाहिए, लेकिन साथ में या तो यूं कहिए कि जो अपर पॉइंट है, अपर एंड है मिरर का, वो हेड और आई के मिड पॉइंट पे होना चाहिए। मिड क्यों कह रहे हैं? एक्स है तो एक्स का आधा क्या हुआ? x/2 ना। तो हम डायरेक्ट लिख नहीं रहे, लेकिन आप याद रखो टोटल हाइट का हाफ होना चाहिए मिरर का लेंथ, लेकिन उसको इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे कि अपर एंड हेड और आई के सेंटर पर हो, या यूं कहिए लोअर एंड फीट और आई के सेंटर पर हो। y/2 क्या हुआ? फीट और आई के बीच का दूरी, तो y/2। और लेंथ ऑफ द मिरर जो होना चाहिए टोटल हाइट ऑफ द पर्सन। टोटल हाइट ऑफ द पर्सन कहां तक का होगा? फीट से लेके हेड तक का, आई तक का नहीं, हेड तक का। आई इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी लगा हो, कहीं पर भी आई लगा रहता है, इसलिए हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं कि लोअर पॉइंट हेड, सॉरी लोअर पॉइंट फीट और आई के सेंटर पर, अपर पॉइंट हेड और आई के सेंटर पर। यदि आई नीचे आएगा तो अपर पॉइंट भी नीचे शिफ्ट कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे हमें रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहते नहीं सर आधा तो है, लेकिन हम इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहां से अभी और दिखेगा, जब हम इसको यहीं से देख सकते हैं, लेकिन इतना पोर्शन तो कट जाएगा ना। इतना पोर्शन कट जाएगा तो यहां से आप देखोगे तो ये डबल कटेगा। मान लो यहाँ लेंथ जितनी कम हो जाएगी, जितनी भी लेंथ कम हो जाएगी उतना यहाँ पे क्या उसका डबल कट जाएगा। नीचे कम होगी तो नीचे डबल कटेगा, ऊपर कम होगी तो ऊपर डबल कटेगा। ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। तो अब जरा इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखें। हम ये तो जान गए कि मैन का कंप्लीट इमेज देखने के लिए हम लोगों को आधे हाइट का लेंथ चाहिए मिरर का, तब हम देख पाएंगे। तो यहां पर मान लेते हैं, हमने कहा कि इसका आधा इधर, अच्छा डिस्टेंस कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ आधा होना चाहिए। इस पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इधर रखा हो, इधर रखा हो, इधर रखा हो, सेम सिचुएशन होगी। और इसका सेंटर कहाँ हुआ? इधर हुआ। तो जब मिरर हमारे पास इतना होगा, देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो हम कंप्लीट इमेज देख पाएंगे। लेकिन इसी में यदि आप क्या करो कि ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर, तो इमेज तो चलो हमने बना दिया पूरा, ध्यान से देखना, ये इमेज पूरा बन गया। ये हेड हो गया, ये आई के अपोजिट में आई हो गया, और ये फीट के अपोजिट में फीट हो गया, ये बन गया। अब देखो जब आधा होगा तो ये हम पूरा इमेज देख पाएंगे, लेकिन क्योंकि लाइट पूरी आईज पर, देखो यहां से बिल्कुल एज को टच करते हुए आएगी, यहाँ पर भी एज को टच करते हुए आएगी। लेकिन आप कहते हो कि नहीं सर इसका हाइट तो है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे कैसे शिफ्ट कर दिया? इतना शिफ्ट कर दिया। हाइट तो पूरा वही है, कितना है हाइट? h/2। h कौन सा है? हेड और इसके बीच का दूरी। तो अब आधा मिरर का लेंथ तो है, लेकिन यहां प्रॉब्लम आ गया। हमने क्या बोला कि अपर एंड आई और हेड के सेंटर पे होना चाहिए, और पता चला कि इसको हमने सेंटर से, यानी ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट नीचे लेके चले गए। नीचे लेके चले गए तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपर पॉइंट की वजह से, वो नीचे वाला तो हमें पहले ही दिख रहा था, अब और ज्यादा कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो यहां से भी दिख रहा था ना। अब तुमने इसको मान लो कुछ भी शिफ्ट कर दिया नीचे, कितना शिफ्ट कर दिया? हम कुछ मान लेते हैं इसको, क्या माने, इस डिस्टेंस को x/, मान लो z मान लिया, तो पता है ये z है, तो पता है ये ऊपर से कितना कट हो जाएगा? ये z है तो इसका डबल कट हो जाएगा। तो डबल कट होने का मतलब क्या हुआ? ये यहां से हमें 2z लेंथ नहीं दिखेगा। जितना इसको तुम नीचे शिफ्ट करोगे ऊपर से ये उतना कट हो जाएगा। तो इतना पोर्शन, जैसे इसको नीचे z कट कर दिया, ऊपर तरफ से ऊपर से कम हो रहा है ना, क्योंकि सेंटर पे होना चाहिए, सेंटर से यहाँ नीचे शिफ्ट होगा, उतना ऊपर से दुगना कम हो जाएगा। ये 2z लेंथ कैन नॉट बी सीन। इतना पोर्शन नहीं दिखेगा। हमें कहां से दिखना शुरू होगा? यहां से दिखना शुरू होगा, यहां से, और ये पूरा दिखेगा। लेकिन इसी की बजाय भले ही हाइट आधा होता, मान लो आप कहते सर हमने और कम कर दिया, और कम करने का मतलब पता चला क्यों इतना ही है,
और ये मान लो डिस्टेंस t है, तो ऊपर का 2z नहीं दिखेगा और नीचे वाला t का दुगना कितना होगा 2t, तो यहाँ पे हमें इतना भी पोर्शन नहीं दिखेगा। तो अब इस केस में क्या होगा 2t कैन नॉट बी सीन, इसको भी नहीं देख पाएंगे, ये कट जाएगा। आप कहते हो कि नहीं सर हम इसको क्या किए, इसको हमने h/2 तो है लेकिन हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब ऊपर से तुम्हें यहां से ही दिख रहा था, इसके ऊपर तुमने कर दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो वेस्टेज ही चला जाएगा, है ना, वो वेस्टेज ही चला जाएगा। लेकिन हमें ये पता है, इसका मतलब ऊपर तो हम पूरा देख सकते हैं क्योंकि इसके सेंटर से सेंटर तक होना चाहिए, सेंटर के ऊपर हो गया तब तो देखेगा ही देखेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसके सेंटर पे देखो इतना पोर्शन कम हो गया, पता चला ये पोर्शन कितना कम हो गया जेड, तो अभी ऊपर का तो पूरा देखेगा इसमें, लेकिन तो नीचे वाला पार्ट है जेड देखो इसके सेंटर से कम हो गया, तो यहां से कितना कट हो जाएगा 2z हो जाएगा, डबल नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा डबल नहीं दिखेगा, लेकिन पता चला कि हाफ लेंथ से ज्यादा है और इसको ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसके सेंटर के भी नीचे उसके ऊपर सेंटर, तो हमें पता है कि हमें तो सिर्फ इतना लेंथ चाहिए मिरर का, हम पूरा इमेज देख पाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है तो दिखेगा ही दिखेगा, इससे ही दिख रहा था तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, वो दिखेगा ही दिखेगा। तो ऐसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करते जाएंगे क्वेश्चन में जब आएगा, है ना। तो इसका जो भी थ्योरी पार्ट था, फील्ड ऑफ व्यू, ये सारा चीज हमने थ्योरी पार्ट बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से जितने कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, जो भी हमने आपको बताए, अब उसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी कंसेप्ट पढ़े अब उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, सपोज ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, मिरर इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, है। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना, तो इसका मतलब हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक में ऑब्जेक्ट चलाया था मिरर रेस्ट में रखा था, और एक में मिरर चलाया था ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा था, पर इसमें दोनों मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया तो हम दोनों कॉम्बिनेशन को ब्रेक करके स्टडी करें। तो फर्स्ट केस आप इसमें ऐसे सोचो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकंड से चले, मिरर सपोज रेस्ट में हो, तो इमेज पता है ना उतना ही डिस्टेंस पे बनता था। बताया था कि जब नॉर्मल के अलोंग ऑब्जेक्ट चले तो इमेज उल्टे डायरेक्शन में ऐसे चलता था। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेलोसिटी अपोजिट कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन मिरर को हमने क्या मारा रेस्ट में माना। और बताया था जब ऑब्जेक्ट सरफेस के पैरेलल चलता है तो इमेज भी सरफेस के पैरेलल, और परपेंडिकुलर में वेलोसिटी क्या हो जाता था उल्टा प्लस। दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको रेस्ट में रखा और मिरर को आपने चलाया 5 मीटर पर सेकंड से। फिर हमने जो मिरर वाला केस पढ़ा था उसमें बताया था कि जब मिरर सरफेस के अलोंग चले तो इमेज का वेलोसिटी 0, लेकिन जब मिरर नॉर्मल के अलोंग चलता है तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा, ये इमेज है, तो जो इमेज है उसका वेलोसिटी मिरर के वेलोसिटी का दुगना और सेम डायरेक्शन में, तो 2 × 5 कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। पर अपना ना तो क्वेश्चन ये है ना क्वेश्चन ये है, बल्कि इन दोनों का मिक्स है। तो अब इन दोनों को जरा ऐड करो तो ये इक्वल टू देखो क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0, इसका 5, ये मिलके कितना होगा 0 + 5 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट यहाँ 2 यहाँ 0, तो ये मिलके ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 2 + 0 2 मीटर पर सेकेंड। अब आओ यहाँ इमेज, इमेज में 10 इधर है 2 इधर है, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा 10 - 2 बचेगा ना। देखो 10 इधर है 2 इधर है, तो अपोजिट है तो माइनस करोगे, 10 इधर 2, सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस हो जाता। तो अभी 10 इधर 2 इधर, तो 10 ज्यादा है तो ये कितना बचेगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो बताया था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड
और कैसा दिख रहा है फिलहाल फिगर में, राइट वार्ड। कैसा होगा, राइट वार्ड। समझ गए ना। और जैसे कुछ न लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ mirror lies parallel to BZ plane and at rest while object is moving to I -3J plus 5K मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म वाले जितने प्रॉब्लम्स होंगे उसमें सबसे पहले आपको पता करना है कि जो प्लेन मिरर है उसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बोला, मिरर लाइज पैरेलल टू बाइजेड प्लेन। तो जब मिरर बाइजेड प्लेन में हो गया, तो मिरर बाइजेड में हो गया तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा एक्स। तो सबसे पहले नॉर्मल डिसाइड करो। तो हम पहले मिरर बना दिए, ये मिरर हो गया। अब इसका नॉर्मल देखो, नॉर्मल क्या है, बाइजेड प्लेन है तो नॉर्मल एक्स हो गया। अब एक्स में तुम दो डायरेक्शन मान सकते हो। क्या मान सकते हो, एक तो ये इस तरह से कह लीजिए कि यदि तुमने कहा कि सर ये प्लस एक्स है तो फिर इधर क्या होगा, माइनस एक्स। और तुम चेंज करके कहते हो कि नहीं सर हमको ये माइनस लेना, ये प्लस लेना, तो उसके हिसाब से लिखो। फिलहाल मैंने ये लिख दिया कि ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स। तो जो मिरर है पहले आप मिरर बना लीजिए, मिरर तो रेस्ट में ही है। अब नॉर्मल कंपोनेंट पहले आप देखो खाली ऑब्जेक्ट का, कौन चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो बाइजेड में था तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हुआ, एक्स वाला। एक्स वाला कौन सा हुआ, देखो ये वाला 2i। तो 2i प्लस का है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने प्लस माना है, ऐसा नहीं कि तुम इसी को मानोगे, लेकिन ये पता है कि यदि तुम इसको राइट साइड प्लस मानोगे तो फिर लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा। अभी हमने लेफ्ट साइड प्लस माना तो राइट साइड माइनस, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, एक प्लस होगा तो एक माइनस। तो मिरर के अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नॉर्मल कंपोनेंट से, नॉर्मली पता करना पहले, बाइजेड प्लेन है तो पहले नॉर्मल, पहला स्टेप क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन पता करो। तो नॉर्मल पता चल गया, और फिर जो भी वेलोसिटी दे रखी है उसका नॉर्मल कंपोनेंट ढूंढो। तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस का है तो प्लस इधर माना, तो आप इधर दिखाओ, ये हो गया। तो नॉर्मल कंपोनेंट, तो जब इमेज होगा तो यदि इस नॉर्मल के अलोंग चलता है तो क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखो। जब कुछ नहीं होता है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माना जाता है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो इमेज में आप देखिए, यदि ऑब्जेक्ट प्लस में जा रहा है तो इमेज कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है। कौन सा, माइनस एक्स। तो जो इमेज का एक्स कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है वो तो हो गया -2 है। मतलब हमने पहले क्या डिसाइड कर लिया, नॉर्मल वाला। अब आते हैं सरफेस के अलोंग वाला। तो सरफेस के अलोंग वाले में क्या बताया था, मिरर रेस्ट में हो, इमेज मूवमेंट करे, तो उसमें दो केस पढ़े थे हम लोगों ने। एक तो मैंने बताया था जब वो सरफेस के पैरेलल चले तो वेलोसिटी सेम रहता है, सरफेस के परपेंडिकुलर चले तो अपोजिट हो जाता है। तो अब परपेंडिकुलर वाला तो ये हो गया, लेकिन पैरेलल वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, ये दोनों ही पैरेलल वाले हो गए। जब मिरर बाइजेड प्लेन में है तो बाइजेड का मतलब क्या हुआ, बाइजेड का मतलब हो गया जिसमें, जैसे आप ऐसे सोचो, ये बोर्ड हो गया, ये बाई है, ये जेड है, इसमें बाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। तो बाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, तो बाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव कहाँ हुआ, ऐसे चल रहा होगा। तो वेलोसिटी जो होगी, जैसे प्लेन मिरर है तो ये ऐसे चल रहा होगा, तो ऐसे चल रहा, लेकिन है तो इस मिरर के पैरेलल ही। जब बोर्ड एक मिरर हो गया तो ये मिरर के पैरेलल हुआ, तो पैरेलल हुआ तो पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता था, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना रहेगा, -3j + 5k। ये आंसर हो गया, -3j + 5k। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे, चाहे इसमें ऑब्जेक्ट चले, मिरर चले, दोनों चले, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, नॉर्मल डायरेक्शन।
नॉर्मल डायरेक्शन पता करके नॉर्मल के कंपोनेंट को पहले कैलकुलेट करो, बाकी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो उसको देखें। तो इसको देखें, इफ मिरर लाइज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। इफ मिरर लाइज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड मिरर is moving with 2i plus 3j minus 5k meter per second while object remain at rest. Calculate velocity of image. सी सॉल्यूशन। तो हमें क्या पता करना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसमें अब हमको सबसे पहले क्या पता करना ये देखना। फिर से वही प्लेन कहाँ लाई कर रहा है, देखो एक्स वाई प्लेन में, मिरर एक्स वाई के पैरेलल हो गया। तो नॉर्मल कौन सा हुआ, जेड हुआ। तो फिर वही डिसाइड कर लो, यदि आपने इसको प्लस जेड माना तो फिर इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, माइनस। ये तो हमें पता करना ही है। फिर आप बनाओ मिरर, चलो मिरर बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो कोई बात नहीं, रेस्ट में हो गया। लेकिन मिरर का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ढूंढो। तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना है, देखो यहाँ पे -5k। तो -5k का मतलब हुआ इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव तो अब तुमने इधर माना तो इधर लिखोगे, तो 5। अब हमने इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो लेकिन मिरर नॉर्मल के अलोंग जिस वेलोसिटी से चलता था, इमेज का वेलोसिटी उसका दुगना, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का दुगना कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखने के लिए। तो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट जो 10 आया वो तो नेगेटिव जेड में इस तरफ आ रहा है ना। तो ये तो चलो ठीक है, हमने अभी तो एक चीज निकाल पाई, -10 के। नॉर्मल वाला तो आ गया, अब पैरेलल वाला आता है। तो मिरर चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मिरर चल रहा है। और हमने आपको, आप देखना है स्टार्टिंग में जो हमने ए बी सी डी पॉइंट करके लिखाए हैं, तो सेकंड पॉइंट से ही हमने वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना शुरू किया था। तो उसमें आप देखना, तो उसमें मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट पहले डिसाइड किए, और फिर हमने बताया था ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो मिरर चले। तो दो केस बताया था। एक तो बताया था कि मिरर अपने सरफेस के पैरेलल चलता है या एलोंग चलता है, इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेस्ट का रेस्ट में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि नॉर्मल दूरी ऑब्जेक्ट की बदल नहीं रही है। जब नॉर्मल डिस्टेंस बदलेगा नहीं तो इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगा। फील्ड ऑफ व्यू बदल जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू बदल जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू से अभी हमें क्या लेना देना, अभी हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ इमेज बनाने का है। तो इसलिए क्या होगा कि नॉर्मल जब डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नॉर्मल नहीं बदल रहा है, तो इमेज का भी नहीं बदलेगा, तो जहां था वहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो एक्स वाई वाले कंपोनेंट होंगे, मिरर जब चलता है, तो जब मिरर चलता है तो इमेज की वेलोसिटी पर मिरर के वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल हैं कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसका मतलब ये कितना होगा, 0। तो फाइनली जो इमेज का वेलोसिटी आया वो सिर्फ आया -10k कैप, -10k कैप। अब हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों चलाएं, मिरर को भी और ऑब्जेक्ट को भी। तो जरा उसको देखें। तो यहाँ पर इफ मिरर लाइज पैरेलल टू, कुछ भी ले लिया सपोज, अब इस बार एग्जैक्ट प्लेन कर दिया मैंने। इफ मिरर इज मूविंग विथ 2i plus 3j minus 5k meter per second and object is moving with 4i minus 2j plus 5k meter per second, then calculate velocity of image। स्टार्ट करें फिर से। तो मिरर लाइज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। तो जब ये एक्स जेड प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, भाई हमने क्या बताया, सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि नॉर्मल पता करो। तो यहाँ पर
एग्जैक्ट प्लेन है तो नॉर्मल हो गया बाई। तो हमने ये तो बना लिया, पहले बाई और माइनस बाई कर लें। मान लो इसको प्लस बाई माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, माइनस बाई। अब हमने बना लिया मिरर और ये ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ढूंढना है दोनों का। तो मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट कितना है, 3j, और ऑब्जेक्ट का नॉर्मल कंपोनेंट कितना, -2j। तो मिरर 3j से जाने का मतलब हुआ कि मिरर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से, वो भी प्लस डायरेक्शन में, है ना। और ऑब्जेक्ट जा रहा -2j, मतलब माइनस का मतलब इधर। तो आज जो हमने स्टार्ट किया अभी एग्जाम्पल बताना, सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो अब ये इमेज होगा तो इसको पहले देखो, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इमेज इसके अपोजिट गया 2। मिरर इतना जा रहा है तो इमेज इसके डबल से जाएगा 2 × 3। तो कुल मिला के इसका वेलोसिटी कितना हो गया। तो इसलिए अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखें, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये, तो कुल मिला के 10 हो गया। सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ गया। हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें अपोजिट में था तो माइनस करना पड़ा था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में हमको नॉर्मल वाला पता चल गया कि नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव में होगा, तो इसलिए ये तो आपने लिख लो 10j। चलो ये हो गया, प्लस का आ गया। अब बचा कौन सा, अदर कंपोनेंट। तो अदर कंपोनेंट में हमने बताया कि अब यहाँ मिरर भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। मिरर जब अपने सरफेस के पैरेलल चलता है तो इमेज की वेलोसिटी पे उसका कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, तो वो तो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जो हमने मिरर को चलाया कितने वेलोसिटी से, 2i, और जो -5 के, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेलोसिटी ऑफ इमेज में। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की बात करें। लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा है सरफेस के पैरेलल, जो कंपोनेंट है वो कौन से, 4i और 5 के। तो हमने मिरर ऑब्जेक्ट के लिए बताया था, ऑब्जेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर चलेगा तो माइनस हो जाता है, उल्टे डायरेक्शन में हो जाता है, सेम मैग्नीट्यूड पर उल्टा डायरेक्शन। लेकिन पैरेलल चलता है तो सेम रहता है। तो सेम रहने का मतलब ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा। ये कितना है, 4i और प्लस का 5 के। फाइनल आंसर ये हो गया। तो इसमें हमने दोनों इफेक्ट देखे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ इमेज ऑफ अननंबर्ड क्लॉक shows 9 hour 15 minute 12 second, then find real time। हमने आपको ये बताया था इमेज जो अननंबर्ड क्लॉक होता है उसका जो इमेज होगा वो कितना टाइम शो करेगा। तो ऐसे बताया था कि यदि अननंबर्ड क्लॉक का रियल टाइम x आवर बाई मिनट z सेकेंड है तो उसका इमेज बताता था 11 माइनस x आवर 59 माइनस बाई मिनट और 60 माइनस z सेकेंड। इसमें मैंने क्वेश्चन को पलट दिया तो एक ही बात है ना। जब ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन है तो वो इमेज के लिए हो गया। अब वो कंडीशन यदि इमेज की हो जाएगी तो फिर क्या होगी, ऑब्जेक्ट की। समझ गए ना बात, प्लस माइनस करना और क्या है। तो यहां पर हमने वहां पे तुम्हें आर्टिकल बताया था, हमने बदल दिया क्वेश्चन, पर है तो वही। यदि ऑब्जेक्ट का टाइम दे रखा है, इमेज का पूछा होगा तो आपको इस तरह से माइनस करना 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड से। लेकिन यदि इमेज का दे रखा है और आपको रियल टाइम चाहिए, मतलब क्लॉक का रियल टाइम चाहिए, तो भी आपको क्या करना, जो इमेज शो कर रहा है उसका 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड से माइनस कर दो। इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है ना। तो बस है तो क्वेश्चन वही, ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो इमेज पता कर सकते हैं, इमेज दे रखा है तो ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। इसलिए रियल टाइम क्या होगा, रियल टाइम जो होगा वो होगा 11 आवर माइनस 9 आवर, है ना। इसके बाद 59 मिनट माइनस 15 मिनट, ये हो गया। फिर इसके अलावा क्या होगा, 60 सेकेंड माइनस 12 सेकेंड, ये रियल टाइम होगा। तो अब ये कितना आया, इससे आया 2 आवर
59 से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा? 59 से 15 चला गया तो ये हो जाएगा 45 मिनट। 60 से 12 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 48 सेकेंड। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एक कंसेप्ट ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ एंगल ऑफ डेविएशन बाय two reflections by two mirror is 300 degree, then calculate number of images if object placed between these two mirrors। तो यहां पर देखो, जब दो मिरर से सिर्फ सेकेंड रिफ्लेक्शन का स्टडी करना हो, रिफ्लेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं पर सिर्फ फर्स्ट के बाद सेकेंड पे रुक जाना है, तो इसके लिए हम लोगों ने स्टडी करा था 360 माइनस 2 थीटा, या ऐसे लिखा था 2 माइनस पाई माइनस थीटा, और ये डेविएशन दे रखा है 300 डिग्री यानी 180 माइनस थीटा। इसको आप सॉल्व करो। ये तो इंडिपेंडेंट था ना, डेविएशन इंडिपेंडेंट विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिर्फ एंगल बिटवीन मिरर्स पे डिपेंड कर रहा था। डिवाइड करें, 150 इक्वल टू 180 माइनस थीटा, सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि जो मिरर्स हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री आ गया। तो फिर हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे? पहला स्टेप 360 बाई थीटा कैलकुलेट करो। 30 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? इवन है, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, इवन वाले केस में यदि ये दो मेथड बताए थे हमने, तो अभी हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसमें ऑलवेज क्या करना था आपको? जो भी इमेज बनेंगे उससे एक कम करना, क्योंकि इस तरह का जब इवन वाला केस आता है तो इसमें होता क्या है कि दो इमेज कोइंसाइड कर जाते हैं। तो ये कैपिटल N-1 से कितना हुआ? 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज देयर आर टू मिरर्स M1 एंड M2 मेक्स एंगल 60 डिग्री, और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, असिमेट्रिकली रखा है। सपोज इस मिरर्स के साथ 20 एंगल बना रहा है, इससे 40। अब हमें नंबर ऑफ इमेजेस बताना है। एक मेथड तो हमारे पास हो गया 360 बाई थीटा, तो 360 बाई 60 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही बनेंगे, क्योंकि इवन वाले में एक कम करना है। लेकिन एक दूसरा मेथड है जो हमने उसके पहले आपको बताया था, उसको हम लोग देखें। तो इसमें हमने आपको बोला था कि आप ऐसे M1 M2 ये दो इमेज बना लिया कीजिए, मिरर बना लिया कीजिए, और इसके बाद अब इसके जो पोजीशंस आएंगी वो इसके रिस्पेक्ट में, जो पोजीशन इसकी आएंगी वो इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके सारे इमेज ऐसे चलेंगे नीचे, मतलब कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। इसके कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका पहला इमेज 20 पर, इसका पहला इमेज 40 पर। फिर हमने बताया था क्रॉस करके इस एंगल का सम करके ऐड करते जाओ इसके साथ। तो ये सम 20 प्लस 40 60 हुआ, तो 60 20 में ऐड करोगे तो क्या होगा? 80। 60 इसमें ऐड करोगे तो कितना हुआ? 100। फिर एंगल बिटवीन मिरर्स ऐड करते जाना है, तो फिर 60 ऐड करो तो कितना हुआ? 160, और इसमें फिर 60 ऐड करो तो कितना होगा? 140। अच्छा, फिर ऐड करोगे 60 तो 200 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 220। मैंने बोला कि ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 180 से छोटा है, इज नॉट इक्वल टू 180 इवन। 180 से स्मॉल होना चाहिए, 180 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए, 180 भी नहीं होना चाहिए, से स्मॉल ही लेना है। तो 140 एंड 160। अब फिर हमने बोला था काउंट किया करो, तो 1 2 3 4 5 6। इस वो मेथड अलग था, 360 बाई थीटा वाला अलग था, ये अलग है। फिर इसमें मैंने बोला था क्योंकि 360 बाई थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें तो यदि इवन आया तो सीधा तुम्हें माइनस कर ही लेना है। ऑड वाले में चेक करते हैं सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल है, लेकिन इसकी कहानी अलग है। इसमें क्या था? इसमें ऑड आता है तो आपको उतना ही आंसर मानना है, लेकिन यदि इवन आया तो चेक करने को मैंने बोला था। इसका काउंट करो जरा, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो रहा है। मैंने कहा था कि 180 पहले रुकने तक यदि काउंटिंग में इवन नंबर आता है, तो यहाँ पर काउंटिंग क्या है? इवन है, तो इसलिए इवन वाले केस में बोला था हमने कैलकुलेट करो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल
प्लस लास्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल कितना है 20 और 40, लास्ट एंगल कितना है 140 प्लस 160। इनको ऐड करो, इसको ऐड किया तो 360 आया। मैंने बोला था कि जब भी 360 आएगा इसका मतलब दो इमेज कॉन्साइड कर रहे होंगे। 360 से कम आ जाए, ज्यादा आ जाए तो जितने काउंट की उतना ही आंसर होगा, लेकिन यदि नहीं आता है तो उस केस में फिर क्या होगा, इसका मतलब है टू इमेज विल कॉन्साइड। तो जब ये कॉन्साइड करेंगे तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस, सो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू जो काउंट किया उससे एक कम, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सपोज देयर आर टू मिरर्स M1 एंड M2 एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। एंगल बिटवीन मिरर्स इज 50 डिग्री बट ऑब्जेक्ट मेक्स 20 डिग्री विद M1 एंड 30 डिग्री विद M2। तो अब हम जरा इसको देखें, इसको डिवाइड करते हैं। 20 एंड 30 है, ठीक है। तो अब इसको देखो, M1 पहला 20 पर बनेगा और ये कितने पर 30 पर। सम कितना हुआ 50, क्रॉस करके ऐड करते जाओ। तो 50 20 70, 50 30 80, फिर 50 करो 130 120, है ना। 58 किया 130, फिर 58 करो तो 170, और ये देखो कितना हो रहा है 180। तो हमने क्या बोला 180 भी नहीं लेना है, बिफोर 180 तो रुक जाना है, तो रुक है। 180 के इक्वल भी नहीं लेना, 180 से छोटे तक लेना है। तो हम जो क्रॉस करके ऐड करते हैं तो इसमें 120 में 50 ऐड करो 170। अब इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, लेकिन इसमें 130 में 50 ऐड करोगे तो 180, तो इक्वल टू हो जाएगा, तो छोड़ देना है। तो अब काउंटिंग करो, काउंटिंग क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो ऑड है ना, तो ऑड वाले में नहीं चेक करना होता है कि 360 सम चेक करना है, इवन वाले में चेक करना होता है। इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, इसके काउंटिंग में सीधा हो गया नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू कितने हो जाएंगे 7, ये आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं आपसे कि इंसिडेंट रे सपोज 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे आप ऐसे, है ना। तो ये डायरेक्शन आपको पता है क्लॉकवाइज है, जबकि मिरर है ना, ये तो ओमेगा इंसिडेंट हो गया, जबकि मिरर कितने से, मान लीजिए 3 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, और ये भी कैसा है क्लॉकवाइज है। तो आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसको यहां पे देखें आप, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें आपको बताया था मैंने लास्ट बिल्कुल प्रॉपर्टी में कि इंसिडेंट रे जिस रेट से घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट घूमेगा। तो ये तो हो गया, इसकी वजह से देखो इंसिडेंट क्लॉकवाइज, तो फिर ये कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट हो गया। फिर मिरर के लिए बताया था, मिरर जिस तरफ घूमता है रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में उसके डबल से घूमता है। तो ये कितना होगा 2 × 3 कितना होगा 6, दोनों इफेक्ट हो गए। अब नेट देखो, ये 6 से इधर घुमा रहा है, ये 2 से इधर घुमा रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 - 2 4 रेडियन पर सेकेंड, और कैसा हुआ क्लॉकवाइज, कैसा हुआ। मान लीजिए इसका 3 इधर होता तो ये भी 3 इधर आता, तो 6 और 2 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं।